नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीडीएस के बारे में। पीडीएस है क्या, आप जानते भी हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको पीडीएस कहा जाता है, ठीक ना। खाद्य वितरण जो प्रणाली है ये इसी के अंतर्गत होती है। आप गांव में देखे होंगे, हालांकि शहरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक राशन की दुकान है, कोटेदार जहाँ पे रहता है, और वहाँ से जो है गांव के लोग जिनका रजिस्टर रहता है, जिसका रजिस्ट्रेशन रहता है, वहाँ से अनाजों को लेके जाते हैं और वहाँ से अनाजों को लेके जाके वहाँ मुख्य रूप से अपने घर का जो है भरण पोषण करने का काम करते हैं। तो अभी कुछ ऐसे सर्वे आ रहे हैं जिन सर्वे से ये पता चलता है कि जो हाल में जो पीडीएस सिस्टम है उसमें बहुत सारे मुख्य रूप से देखा जाए जो है करप्शन है, या बहुत बड़े लेवल का जो है उसमें स्कैम चल रहा है। या अगर देखा जाए कि पीडीएस सिस्टम में अगर थोड़ा सा और अंदर उसका अगर सुधार की अगर बात किया जाए, रेगुलेट करने की बात किया जाए, तो उसमें थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है पीडीएफ सिस्टम में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है दो कारणों से। एक तो कुछ ऐसे मुख्य रूप से सर्वे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कुछ भारत में अभी भी जो है भुखमरी नंबर 1 लेवल पे है। नंबर 1 लेवल का मतलब कि बहुत ज्यादा है। मैं नंबर 1 लेवल का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि रैंक 1 है, ये नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि भुखमरी ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो लोग हैं उनके पास जो है पौष्टिक आहार जो होता है वह नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों के पास जो है 2 वक्त के अच्छे से जो थाली है वह नहीं पहुंच पा रहा है, ये सर्वे बता रहा है। उसके बाद से अगर देखा जाए यह आखिर हो क्यों रहा है, तो आपने देखा होगा गांव में कुछ मध्यम वर्ग के संपन्न भी परिवार हैं। उन संपन्न परिवार के लोगों के पास खेत भी है, सारी चीजें हैं, उनके पास मतलब आर्थिक सक्षमता भी है। उसके बावजूद भी कोटा में उनका नाम रहता है। अब वो जाके जो है क्या करते हैं, अंगूठे जो है जो भी चीजें हैं उसको लगाते हैं, लगा के फिर अपने लेके आते हैं, लेके आके उसको बेच देते हैं, उधर से उधर बाहर बेच के पैसा ले लेते हैं। पहला यहाँ पे। दूसरा, तो इसमें क्या होना चाहिए, उसमें चिन्हित करके उनका नाम कटना चाहिए। हालांकि राजनीतिक लेवल पर देखा जाए तो इस पे थोड़ा सा दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरा अगर देखेंगे तो यह जो पीडीएस सिस्टम है उसमें केवल मिलता है, ज्यादातर देखेंगे आप लोग तो चावल और गेहूं मिलता है। इसमें चावल और गेहूं के साथ साथ प्राथमिक रूप से दालों को भी देना चाहिए। हालांकि दालों को देने में भी कंसर्न है। कंसर्न ये है कि दाल का उत्पादन जितने बड़े लेवल पर होता है उतने ही बड़े लेवल पर भारत जो है उपभोक्ता भी है, इसलिए दाल आयात करना पड़ता है। दाल हमारे वहां से निर्यात नहीं होता है, उतने बड़े लेवल पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कंसर्न है। फिर तीसरा अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो कोटा जो है उनका जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मुख्य रूप से जो गरीब लोग हैं, उनका नाम होना चाहिए, लेकिन वहां पे उनका नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या लीकेज है इसका, मुख्य रूप से इसके बारे में देखने का हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया था, और उसके बाद से विश्व बैंक की जो है गरीबी और असमानता समानता संक्षिप्त रिपोर्ट आया था। उसमें बताया गया था कि गरीबी जो है 2011-12 में 16.2% थी, जो घट के 22-23 में 2.3% के आसपास हो गई है, ठीक ना। तो इसमें मतलब प्रशंसा की गई थी। हालांकि अभी देखा जाए तो 50% ग्रामीण और 20% शहरी भारतीय जो है वह एक दिन में 2 संतुलित भोजन जो है नहीं जुटा पा रहे हैं। यह बताया जा रहा है क्रिस्टल द्वारा साल थाली जो है सूचकांक लाया गया है। इस थाली सूचकांक के द्वारा जो है यह चीजें बताई जा रही है। तो दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है। फिर सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है उसमें समर्थन के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न का अभाव देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में 10% का अभाव दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ अभाव है जिसके कारण जो है यहाँ पे जो लोग हैं उनको मुख्य रूप से जो पहुंच चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। फिर वर्तमान सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम है, उसकी भी सीमाएं हैं। उसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से जो है चावल और गेहूं की वो आपूर्ति उससे होती है, जिसमें भरपूर कैलोरीज तो भरपूर रहता है, लेकिन क्या उसमें प्रोटीन या अन्य पोषक तत्व भी होगा? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। केवल गेहूं चावल से तो पूरा पोषक तत्व तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे संतुलित पोषक के लिए भी बहुत ज्यादा जो है, पोषण के लिए भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। फिर प्रोटीन और दालों की खपत में देखेंगे तो अंतर है। जैसा मैंने पहले बताया कि ग्रामीण इलाकों में सबसे गरीब 5% जो परिवार है वो सबसे अमीर 5% परिवारों की तुलना में केवल आधे दाल ही खाता है। उसका कारण है कि उसका लागत जो है ज्यादा है। लागत ज्यादा होने के कारण, सब्सिडी न मिलने के कारण उस चीज को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। फिर अगर देखेंगे सब्सिडी का गलत आवंटन कैसे हो रहा है, तो मैंने अभी बताया आपको आवंटन कैसे गलत रूप से होता है। या इवन जो है कोटेदार होता है
उसमें भी अगर आप 35 किलो का कोई खाद्यान्न है तो उसमें आपको जो है 30 किलोग्राम ही देगा। ठीक है, 30 किलोग्राम देगा, 5 किलो जो है सब में से क्या करेगा, काटेगा। या फिर से जो उसका जो वजन करने वाला जो मशीन है उसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा रखा है जिसमें से वह मुख्य रूप से 2 केजी या 3 केजी प्रत्येक में से काटेगा। अब जो मध्यम वर्ग के जो बड़े लेवल के जो लोग हैं जिनकी आर्थिक सक्षमता जिनके पास है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनको मुख्य रूप से जिनकी निर्भरता ही इन पर है उन पर क्या पड़ेगा, है ना। दूसरा कंसर्न एक ये भी है कि एक फैमिली में मुख्य रूप से कितना मिलता है, 35 किलो। अंत्योदय में अगर आप जाएंगे तो एक फैमिली पर 35 किलोग्राम ही अनाज मिलता है। तो एक फैमिली में अगर 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा तो अगर उसके फैमिली में 10 लोग हों या 5 लोग हों तो क्या ये 5 लोग, 5 मेंबर 35 किलो अनाज एक माह तक चला लेंगे? तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ठीक ना, पेट तो किसी तरह पल जाएगा लेकिन उनको वो पोषण संबंधी चीजें नहीं मिलेगी। तो आपने देखा 2024 में केंद्र सरकार ने एनएफएसए 2013 के तहत, तो याद रखिएगा एनएफएसए कब का है, 2013 का है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का के तहत देखा जाए तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण का लाभ दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन जो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो सर्वे है 2023-24 का, उससे पता चलता है कि कई परिवार पहले से पर्याप्त अनाज का उपभोग कर रहे हैं और व्यापक अधिकार जो है भारतीय खाद्य निगम जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका खरीद हो गया, भंडारण, वितरण, ये सब लागत को बढ़ाने का मुख्य रूप से कार्य हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको टेस्टरीज यूपीपीसीएस के लिए ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और परचेज आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, द नोटबुक ईडू फॉर ऑल सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद हमारे ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए। वहां पे आपको सभी के सभी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, आसानी से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे संतुलित भोजन थाली जिसमें चावल, रोटी जो है, दाल, सब्जियां, दही, सलाद ये शामिल होता है। इसका खर्च जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से कैलोरी सेवन को नहीं बल्कि पोषण और तृप्ति दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। फिर इसके लिए भारत में बहुत सारी गरीबी जो है समितियां बनाई गई थी। तो ये एग्जाम अभी उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कार्य समूह बनाया गया था 1962 में। 1962 में बताया गया था कि ग्रामीण 20 रुपया और शहरी 25 रुपया प्रति माह जो है वह मुख्य रूप से गरीबी रेखा परिभाषित किया गया था। फिर 1971 में बीएम दांडेकर और एन रथ ने बनाया था गरीबी रेखा, जिसमें प्रति व्यक्ति कैलोरी के आधार पर 2250 किलो कैलोरी प्रतिदिन जो है पूर्ति के लिए आवश्यक बताया गया था। फिर 1979 में बना था वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति में आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने बताया था कि 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन ग्रामीण और 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में जो है यह निर्धारित किया गया था गरीबी रेखा। फिर 73-74 के आसपास अगर आप देखेंगे तो उस 73-74 की कीमत पर 49.09 रुपये गाँव में और 56.64 रुपये जो है शहर में प्रति माह जो है यह लगाया गया था अनुमान। फिर लकड़वाला समिति आपको देखने को मिलेगा 1993 में। यह आया था अलग की राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को बरकरार ही रखा गया इसमें। ठीक है, वही चीजें रखी गई जो वाई की अलग समिति ने बताया था। फिर उसके बाद से 2009 में आपको देखने को मिलेगा तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति, मुख्य रूप से सुरेश तेंदुलकर के द्वारा यह समिति बनी हुई थी, वह उनके अध्यक्ष थे। तो ग्रामीण और शहरी गरीबी के निर्धारण के लिए एक अखिल भारतीय शहरी गरीबी टोकरी को अपनाया गया इसमें, और इसमें मुख्य रूप से सिफारिश की गई थी। हालांकि इसी को मान के चलाया गया था सारी चीजें। फिर रंगराजन समिति चली गई थी 2014 में जो है रंगराजन समिति आयत बना हुआ था। उसमें बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और 1407 रुपये शहरी क्षेत्रों में जो मासिक प्रति व्यक्ति व्यय होना चाहिए। तो आधिकारिक तौर पर जिसको अभी तक स्वीकार भी नहीं किया गया, लेकिन तेंदुलकर समिति अभी भी उसी की अनुशंसाएं जो है चलती है। ठीक ना, तो यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लागू करने में चुनौतियां क्या है। तो एक तो लाभार्थियों को सटीक लक्ष्यीकरण, फिर अनाज के अधिकारों में कटौती में राजनीतिक संवेदनशीलता हो सकती है। जैसे कुछ मध्यम वर्गीय संपन्न ऐसे परिवार हैं जो सब्सिडी वाले चावल गेहूं का लाभ उठाते हैं और उसको ले जाकर मार्केट में बेच देते हैं। उनके काम का नहीं है, केवल उठाएंगे अपने नाम पर, मार्केट में ले जाकर बेच देंगे। तो वह वाले जो प्रक्रिया है, यह मुख्य रूप से उनका नाम अगर काटा जा रहा है तो फिर जाके क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा राजनीतिक रूप से। फिर दालों की खरीद और वितरण में देखा जाए तो चावल और गेहूं के विपरीत दालों का उत्पादन कम होता है। और आपने जैसे मैंने पहले बताया कि दाल जो है, दाल के मामले में अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। अब इसीलिए निर्यातक भी नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता उससे ज्यादा है।
तो यह चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से दाल को बांटने में भी चुनौती आ सकती है। फिर वित्तीय स्थिरता, अनाज समर्थन जारी रखते हुए दालों के लिए सब्सिडी का विस्तार करने से क्या होगा, खाद्य सब्सिडी बिल पर भारी दबाव, भारी बोझ पड़ सकता है। फिर रिसाव और दुरुपयोग, ये सबसे बड़ी चीजें हैं कि सब्सिडी वाली जो खाद्य सामग्री है उसको अक्सर खुले बाजार में उसको ले जाके बेच दिया जाता है। जैसे दाल जो है वैसे मांग क्या किया जाएगा, उसको भी लोग खरीदेंगे और कालाबाजारी होगा, भ्रष्टाचार होगा, वो भी जाके बाजार में मार्केट में बेच दिया जाएगा। ठीक ना। प्रशासनिक और निगरानी क्षमता देखेंगे तो पोषण संवेदनशील सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मजबूत डेटा सिस्टम, डिजिटल ट्रैकिंग और कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है, जो कि कमजोर निगरानी दक्षता को कम कर सकती है। अब इसमें आगे अगर देखेंगे तो और क्या क्या सुधार मतलब किया जा सकता है, तो पोषण आधारित खाद्य मानदंडों को परिभाषित करना पड़ेगा। पहले तेंदुलकर समिति का अनुसरण करते हुए कैलोरी आधारित उपायों को आगे बढ़कर भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित व्यापक उपभोग को कदम उठाना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर लक्षित सब्सिडी जो है वह रखना पड़ेगा। फिर पीडीएस में दालों को शामिल भी करना पड़ेगा, ठीक ना, प्राथमिकता देना पड़ेगा। ठीक। और अतिरिक्त अनाज आवंटन जो है उसको कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे पायलट प्रोजेक्ट पर इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, फिर बाद में जो है बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मौजूदा पोषण योजनाओं के साथ संरेखित इसको करना और बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर तब यह मुख्य रूप से इसको साधा जा सकता है। तो इसी के लिए रिफॉर्म की बात चल रही थी। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।